हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी। अब आज देखिए, हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में इसके पीछे वाला हमने समझाया था। उसमें हमने स्वपरागण आपको समझाया, पर परागण के बारे में समझाया। इसके बाद होता है कृत्रिम परागण किसे कहते हैं, वो भी हमने आपको समझा दिया। और कृत्रिम परागण के बाद जो होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो होते हैं परागकण का और वर्तिका के ऊपर जो अंकुरण होता है उसके बारे में बताया हमने। और इसके बाद इसके अंदर जो है पराग नलिका बीजाणु में प्रवेश बता दिया और कैसे ये बीजाणु में प्रवेश करता है। ठीक है। अब इसके बाद जो इसमें डबल निषेचन या दोहरा निषेचन या द्विम निषेचन की क्रिया होती है, इसको भी हमने पिछले लेक्चर में समझाया था, नहीं लास्ट वक्त में समझाया, इसलिए जो होता है आपको समझ नहीं आया होगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको दोबारा हम समझा दे रहे हैं कि मतलब द्विम निषेचन या दोहरा निषेचन कहते किसे हैं। ठीक है। और दोहरा निषेचन की खोज जो है सबसे पहले नवासी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। नवासी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो होता है सबसे पहले इसकी खोज की, नवासी नामक वैज्ञानिक। और इन्होंने जो होता है किस पौधों में इसकी खोज की थी, अधिकांशतः जो होता है जो फ्रिप्लेरिया और लीलियम पौधा होता है, लीलियम और फ्रिप्लेरिया नामक पौधों में होता है इसकी पहले जो है फ्रिप्लेरिया और लीलियम, ये दो प्लांट थे। इसी प्लांट में सबसे पहले नवासी नामक वैज्ञानिक ने जो है द्विम निषेचन की क्रिया देखी थी। और द्विम निषेचन जो होता है अधिकांशतः जो आवृत बीजी पौधा होता है उनमें पाया जाता है। अब इसमें जो होता है द्विम निषेचन के समय क्या होता है, जो पराग नलिका होती है वह पराग नलिका जो होती है वह भ्रूण कोश में जाकर के क्या होती है, फट जाती है। मतलब जो पराग नलिका होती है, जो भ्रूण कोश होता है, जो हमने आपको बताया था 7 कोश की और 8 केंद्र की जो रचना होती है, उसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। उस भ्रूण कोश पर जाकर के क्या होती है, फट जाती है। और जैसे ही फट जाती है वह नर युग्मक क्या होते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। हमने आपको पीछे एक डायग्राम बना के बताया था कि जब परागकणों का अंकुरण होता है तो पराग नलिका का निर्माण होता है और उस पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। और यही दोनों नर युग्मक जो होते हैं जब भ्रूण कोश के ऊपर क्या करते हैं, आकर के फट जाते हैं। जब निषेचन की क्रिया होती है उसके ऊपर आकर के फट जाते हैं, और जब फट जाते हैं तो नर युग्मक क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उसमें से एक नर युग्मक जो होता है वह अंड कोशिका के साथ मतलब एग सेल के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है। और संयुग्मन करने के बाद उसमें जो है जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण क्या होते बन जाते हैं। ठीक है। मतलब एक नर युग्मक जो होता है वह भ्रूण कोश के जो होते हैं अंड कोशिका के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है। और संयुग्मन की जब क्रिया करता है तो उससे जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण बन जाता है और ये सत्य निषेचन कहलाता है। और इसके द्वारा जो होता है जो युग्मनज होता है वह द्विगुणित रचना होती है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नर युग्मक होता है वह भ्रूण कोश के द्वितीयक केंद्रक के साथ या ध्रुवीय केंद्रक के साथ जाकर के संयुग्मन की क्रिया करता है, जिसको हम त्रिसंलयन कहते हैं या त्रिसमेकन कहते हैं। और त्रिगुणित रचना का निर्माण करता है और इससे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है। और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से भ्रूण कोश बन जाता है। ठीक है। और जब भ्रूण कोश बन जाता है ये त्रिसंलयन की क्रिया कहलाती है, त्रिसमेकन की क्रिया कहलाती है। तो संयुग्मन और त्रिसंलयन को संयुक्त रूप से हम दोहरा निषेचन करते हैं। समझ आ गया बात। जैसे मान लीजिए फिगर के माध्यम से ये होता है आपका भ्रूण कोश हो गया और यहाँ भी एक पराग नलिका बना दे रहे हैं। ये आपकी पराग नलिका हो गई। ये ऊपर का जो बाहर का लेयर होगी बाइकोल है, यहाँ पे जो होती वर्धी कोशिका होगी, यहाँ पे 2 होते हैं नर युग्मक। ये होता है दोनों क्या होते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। ये नर युग्मक होगा। और ये होता है वर्धी कोशिका कहलाती है, वर्धी कोशिका या वर्धी केंद्रक, वर्धी कोशिका। ठीक है। और ये होता है आपका बायोचोल कहलाता है।
बाह्यचोट, और ये होता है अंतःचोट कहलाता है, अंतःचोट। ये परागकण जब अंकुरित होता है तो हमने बताया कि परागकण जब अंकुरित हो जाता है तो ये परागणिका का निर्माण होता है। ये परागणिका का भ्रूणकोश के ऊपर क्या करती है, फट जाती है, और जब फट जाती है तो नर युग्मक क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये जब नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं, देख लेंगे यहाँ पर होता है आपका जो होता है ये होती है, ये होता है कोशिका बन जाती है, और ये इस तरह की कोशिका होती है। ये जो होती है प्रतिमुख कोशिका, कोशिका कहलाती है, प्रतिमुख कोशिका होती है, प्रतिमुख कोशिका। और इसमें जो होती है ये अंडकोशा कहलाता है, अंडकोशा। और इसके बाद ये जो दोनों होती है, ये दोनों, ये सहायक कोशिका कहलाती है, सहायक कोशिका। और यहाँ पे जो होता है दो केंद्रक ऐसे बना होता है, ये इसको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है, इसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें से जो एक नरयुग्मक होता है वह अंडकोशा के साथ संयुग्मन की क्रिया करता है, मतलब इसके साथ वो क्या करता है, संयुग्मन करता है। इसके साथ जब संयुग्मन की क्रिया करता है उसी को निषेचन की क्रिया करते हैं। संयुग्मन की क्रिया करता है, इससे युग्मनज बनता है, मतलब जाइगोट का निर्माण, युग्मनज बनता है, और इसके अंत होता है जाइगोट का, इंग्लिश में युग्मनज। और ये युग्मनज होता है और द्विगुणित रचना होती है, उसमें ट्यूजन नंबर आप क्रोमोसोम क्या होता है, ट्यूजन होता है। और इसी युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, मतलब युग्मनज जो होते हैं वह भ्रूण में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और ये सत्य निषेचन कहलाता है। यह और इसके बाद दूसरा नरयुग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है। जब द्वितीयक केंद्रक के साथ या ध्रुवीय केंद्रक के साथ क्रिया करता है इसको हम त्रिसंलयन कहते हैं, त्रिसंलयन कहलाता है। और त्रिसंलयन जो होता है इसमें 3 यन होते हैं, या इसी को त्रिसमीकरण कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। जब त्रिसंलयन की क्रिया होती है इससे जो होता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। इससे क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। यह और इस प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से जो होता है वह क्या बन जाता है, भ्रूणकोश बन जाता है। और भ्रूणकोश जो होता है वो भोज पदार्थों को संचित करता है। अब इसकी उपयोगिता हम आगे बताएंगे। तो भ्रूणकोश होता है भोज पदार्थों को संचित करता है, और जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। और इस प्रकार होता है संयुग्मन और त्रिसंलयन को संयुक्त रूप से दोहरा निषेचन, ये द्विनिषेचन के बारे में। और जब द्विनिषेचन की क्रिया हो जाती है, मतलब निषेचन हो जाता है, उस निषेचन के पश्चात जो होता है कि वह होता है निम्नलिखित घटनाएं क्या होती पाई जाती है। तो इसमें जो निम्नलिखित घटना होती है उसमें पहला होता है भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास का मतलब होता है कि इसमें जब संयुग्मन की क्रिया होती है उस संयुग्मन के द्वारा जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, और उसी जाइगोट या युग्मनज जो होते हैं वह जो होते हैं भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं या भ्रूणोद्भव कहते हैं। और यही भ्रूण जो होता है इसके बाद एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में कुछ घटनाएं क्या होती है, समान होती है। इसके बाद उसका विकास होता है, दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाती है, ठीक है। उसमें डिटेल हमको नहीं जानना है, वहाँ पे अलग अलग उसके बारे में है। इसके बाद जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो दूसरा आता है भ्रूणकोश, मतलब निषेचन के बाद दूसरी जो घटना होती है वह भ्रूणकोश का विकास होता है। और भ्रूणकोश हमने बताया कि द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो होता है प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है, और ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से भ्रूणकोश क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। और भ्रूणकोश जो होता है वह एक त्रिवृत्त रचना कहलाती है, और ये त्रिवृत्त रचना होती है, और इसमें जो होता है भ्रूण पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते हैं, और यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। और भ्रूणकोश के आधार पर यह मतलब इसके भ्रूणकोश के आधार पर
जो होते हैं कि जो विकास के आधार पर होता है, भ्रूण कोष के आधार पर जो होते हैं, जो भ्रूण कोष होता है वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब भ्रूण कोष जो होता है वो विकास के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आता है केंद्रीय भ्रूण कोष। मतलब भ्रूण कोष के प्रकार में भ्रूण कोष के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये पहला आता है केंद्रीय भ्रूण कोष। केंद्रीय भ्रूण कोष, ये केंद्रीय जो भ्रूण कोष होता है इसमें देखिए जो भ्रूण कोष होगा, ये मान लीजिए भ्रूण कोष है, इसमें देखिए एक न्यूक्लियस यहाँ होता है, केंद्रक होता है यह, और दूसरा जो होता है यहाँ होता है। अब पहले वाले में जो होता है हम कहते हैं इंद्रियों करते हैं, ये होता है इंद्रियों कहलाता है या भ्रूण कहलाता है, और जो दूसरा होता है वह जो होता है ट्रिप्लाइड होता है, रचना कहलाती है, ये ट्रिप्लाइड रचना होती है, मतलब त्रिगुणित रचना होती है। अब इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। ये कोशिकाएं क्या होती है, केंद्रक जो होता है विभाजित हो जाता है, और विभाजित जो होता है इसमें बहुत से केंद्रक का निर्माण, मतलब जब केंद्रक क्या होते हैं विभाजित होते, बार बार उसमें जब विभाजित की क्रिया होती रहती है, यह जब भ्रूणकोष केंद्रक होता है जिसके अंदर जो है बार बार विभाजित की क्रिया होती है, और ये विभाजित होकर के होता है बहुत केंद्रीय रचना का निर्माण करते हैं। और ये जो केंद्रक होते हैं जिसमें बीच में रिक्तिका बन जाती है, और केंद्रक होते हैं वो परिधि की तरफ ढेर सारे केंद्रक परिधि की तरफ दिखाई देते हैं। ये जो होता है ढेर सारे होते हैं आपको केंद्रक होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो केंद्रक दिखाई देता है उसको हम केंद्रीय भ्रूण कोष कहते हैं। और ये अधिकांशतः होता है जो कैप्सुला एक पौधा होता है, कैप्सुला है उस पौधों के अंदर पाया जाता है, मतलब कैप्सुला के अंदर ये पौधा पाया जाता है, कैप्सुला ये प्लांट होता है उसके अंदर केंद्रीय भ्रूण कोष पाया जाता है। कहने का होता है यह सबसे सामान्य विधि होती है, और अधिकांशतः जो पॉलीपेट्री जो होता है कि जो पॉलीपेट्री वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनमें ये पाया जाता है। पॉलीपेट्री का होता है, पेट्री में होता है पेटल्स, मतलब दल, तो पॉली में होता है स्वतंत्र, मतलब वे पौधे जिनमें दल क्या होती है स्वतंत्र होते हैं, उन पौधों में होता है केंद्रीय भ्रूण कोष पाया जाता है। तो इसके अंदर जो त्रिगुणित भ्रूण कोष होता है उसमें बारंबार क्या होता है विभाजन की क्रिया होती है, और ये बारंबार विभाजित होकर के बहुत केंद्रीय रचना बना लेते हैं, और ये बहुत से केंद्रक होते हैं परिधि की तरफ क्या होते हैं जाने लगते हैं, और बीच में जो होती रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, बाद में रिक्तिकाएं क्या होती समाप्त हो जाती है। यह तो इस प्रकार का जो विकास होता है उसको हम केंद्रीय भ्रूण कोष कहते हैं। दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूण कोष। दूसरा है आपका कोशिकीय भ्रूण कोष। सेलुलर एंडोस्पर्म, और ये अधिकांशतः जो कोशिकीय भ्रूण कोष होता है ये अधिकांशतः होता है गैमोपेटली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। गैमोपेटली का मतलब होता है जिसमें पेटल्स क्या होते हैं वो संयुक्त होते हैं, जिसमें पेटल्स होते हैं वो संयुक्त होते हैं, उनमें पाया जैसे धतूरा वगैरह का पौधा होता है या होता है पेटूनिया का पौधा होता है, तो उसके अंदर होता है इस प्रकार का कोशिकीय भ्रूण कोष पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, यही जो केंद्रीय भ्रूण कोष होता है ये विभाजित होता है, और विभाजित होने के साथ साथ इसके अंदर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है इसके अंदर जो कोशिका होती है वह जो भी विभाजित होकर के इसमें एक होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है, और जब कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है तो इस प्रकार का विभाजन जो होता है विकास होता है वह कोशिकीय भ्रूण कोष कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि जो कोशिकीय भ्रूण कोष होता है वह अधिकांशतः जो गैमोपेटली वर्ग के सदस्य होते हैं उसमें पाया जाता है, और गैमोपेटली का मतलब होता है जिसमें पेटल्स क्या होते हैं संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, उनमें पाया जाता है। और ये जब भ्रूण कोष का जो विकास होता है इसके अंदर जो केंद्रीय भ्रूण कोष होता है
उसमें केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। जब केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है तो इसमें होती है कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का इस तरह बन जाती है और ये कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो मतलब अलग कई कोशिकाएं कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और इससे ये जो होता है कई भागों में बच जाती है। ठीक है, जब कई भागों में बच जाती है इससे होता है ये तरह होता है स्ट्रक्चर इस तरह जो फॉर्म जाता है। देख लेंगे इसमें होता है कोशिकाएं इस तरह आकार की होती है हो जाती है और वहाँ जो तमाम सब रचनाएं का बन जाती है। इस तरह होता है कोशिकाएं डबल के आकार कितना बना। ठीक है, तो ये जो होता है कि कोशिकीय भ्रूण कोश कहलाता है। इसके बाद तीसरा आता है हैलोबियल। हैलोबियल भ्रूण कोश। हैलोबियल भ्रूण कोश देखिए यह दोनों के बीच की अवस्था होती है। केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूण कोश के बीच की जो अवस्था होती है उसको हम हैलोबियल भ्रूण कोश कहते हैं। और ये अधिकांशतः जो आवृतबीजी पौधा होता है उसमें 19% आवृतबीजी पौधों में हैलोबियल प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है। यह और इसमें क्या होता है कि कोशिकीय और केंद्रकीय भ्रूण कोश दोनों क्या होते हैं एक साथ होते हैं। मतलब इसमें जो होता है केंद्रक का भी डिवीजन होता है, कोशिका द्रव्य का भी डिवीजन होता है। दोनों एक साथ घटनाएं घटित होती हैं और एक साथ घटनाएं घटित होने के कारण जो होता है इसमें जो है कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। ये मतलब कोशिकाएं क्या होती है केंद्रक और कोशिका दोनों क्या होती है विभाजित होती रहती है और जब विभाजित होती रहती है तो इसमें जो होते हैं जो केंद्रक होता है वह एक परिधि की तरफ एक किनारे की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो करने का मतलब हमारे लिए की होता है कि यह जो हैलोबियल जो भ्रूण कोश होता है यह केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूण कोश के बीच की अवस्था होती है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों साथ साथ विभाजित होते हैं, एक साथ विभाजन होता है। यह जब एक साथ विभाजन की क्रिया होती है तो उससे जब भ्रूण कोश का विकास होता है उसको हम हैलोबियल भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद भ्रूण कोश बन जाता है तो भ्रूण कोश बनने के बाद भ्रूण कोश के आधार पर उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भ्रूण कोश जो होते हैं वह दो प्रकार के हो जाते हैं। मतलब उनके बीच मतलब होता है भ्रूण कोश होता है वह भ्रूण में उपस्थित और उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की हो जाती है। एक भ्रूण कोशी बीज दूसरा होता है अभ्रूण कोशी बीज। यह मतलब गर्भ होते हैं कि भ्रूण कोश क्या होता है दो प्रकार का हो जाता है। मतलब उसके जो होता है किसके आधार पर मतलब भोजन के संचय करने के आधार पर या हम कहें कि जो बीज होता है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं भ्रूण कोशी बीज और अभ्रूण कोशी बीज। जो भ्रूण कोशी बीज होता है उसमें देख लेंगे क्या होता है जो भ्रूण कोशी बीज होगा उसमें जो होता है कि ऐसे बीज जिनमें जो होता है बीजों के अंकुरण के तक जो होता है मतलब भ्रूण कोशी बीज मतलब होता है या हम कहें कि भ्रूण कोश की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर बीज जो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है भ्रूण कोशी बीज, देख लेंगे भ्रूण कोश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भ्रूण कोश क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक इंडोस्पर्मिक जो होता है स्टिक कहलाता है इंडोस्पर्मिक सीड या भ्रूण कोशी बीज। भ्रूण कोशी बीज ये भ्रूण कोशी बीज का मतलब होता है कि इसमें जो होता है भ्रूण कोशी बीज में जो होता है कि इसमें जो बीजों का जो अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय तक भ्रूण कोश क्या होते पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी बीज जिनमें जो होता है भ्रूण कोश बीजों के अंकुरण के समय तक जब पाया जाता है तब जो होते उसे हम भ्रूण कोशी क्या होते बीज कहते हैं। इन बीजों में जो बीज पत्र होता है वह पतले होते हैं क्योंकि इनमें भोजन होता है भ्रूण कोश में संचित रहता है।
जैसे गेहूँ है, मक्का है, यह धान है, इन सब में जो होता है वो है भ्रूणपोषी बीज कहलाता है। तो कहने एक बार फिर समझ लीजिए, ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष जो होता है वह बीजों के अंकुरण के समय तक पाया जाता है। जब अंकुरण के समय तक पाया जाता है तो उसको भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इनमें जो भ्रूणपोष होता है, मतलब इनमें इन बीजों में जो होता है, जो बीजपत्र होता है वह पतले आकार के होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि भोजन जो होता है वो भ्रूणपोष में संचित रहता है। तो जो मक्का है, गेहूँ है, उसमें जो होता है भ्रूणपोष होता है, मतलब इंडोस्पर्मिक या भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मिक या अभ्रूणपोषी बीज, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या अभ्रूणपोषी बीज। और ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। देखिए अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है? जैसे कुछ पौधे होते हैं, जैसे अरंडी होता है, रीढ़ का जो पौधा होता है, अरंडी का पौधा होता है, या आप कहें कि जैसे जो होता है इसमें अभ्रूणपोषी में जो होता है वो चना आता है, मटर आता है। तो चना और मटर में जो होता है, सेम में जो होते हैं वह भ्रूणपोष क्या होते हैं कि भ्रूण के परिवर्धन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं प्रयोग हो जाता है। मतलब कहने जो चना है, मटर है, इसमें जो होता है जो भ्रूणपोष होता है वह बीज के निर्माण के समय क्या होता है, जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे बीजों में जो होता है, जो बीजपत्र होता है वह भोजन को संचित करने के कारण होता है वह मोटे होते हैं और इन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे हुआ कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे चना है, मटर है, आज में जो भ्रूणपोष होता है वह भ्रूण के परिवर्धन, जब भ्रूण परिवर्धित होता है, परिवर्धन में जो होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मतलब भ्रूण के परिवर्धन में ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, जिससे जो होता है जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो ऐसे जो होते हैं बीजों को हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इसमें जो भोजन होता है वह बीज पत्र जो होता है वह मोटे आकार के हो जाते हैं, क्योंकि भोजन जो होता है वह इसमें संचित रहता है। मतलब भोजन बीज पत्र में संचित होने के कारण वह मांसल या मोटे आकार के हो जाते हैं। ठीक है, ये अभ्रूणपोषी बीज है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो कल में एक बार फिर समझिए, इंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कि इसमें जो होते जो पौधे होते हैं या इस प्रकार के होते हैं, ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष जो होता है वह बीजों के अंकुरण के समय जब समाप्त हो जाता है उसको हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इनमें जो बीजपत्र होता है, कार्टिलेजन्स होते हैं, वह पतले हो जाते हैं, क्योंकि भोजन जो होता है भ्रूणपोष में संचित रहता है। और इसमें जो पौधा आता है वह आता है गेहूं और मक्का आता है, अरंडी होता है, ये सब पौधे होते हैं इसके अंदर आते हैं। दूसरा होता है अभ्रूणपोषी का मतलब होता है कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे चना है, मटर है, तो चना और मटर में जो भ्रूणपोष होता है वह भ्रूण के परिवर्धन में पूर्ण रूप से क्या होता है समाप्त हो जाता है। जब भ्रूण के परिवर्धन में भ्रूणपोष पूरी तरह से जब समाप्त हो जाता है तो ऐसे जो होते हैं बीज को हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और इसमें जो बीजपत्र होता है वह मोटा हो जाता है, क्योंकि भोजन को वह संचित कर लेता है। भोजन को संचित करने के कारण बीजपत्र जो होते हैं मोटे आकार के होते हैं। इसके बाद आता है, इसके अंदर अगले जो हेडिंग आती है, अगली हेडिंग मतलब भ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी बीज के बाद होता है अगला हेडिंग आता है बीज एवं फल का निर्माण। ये देखिए, बीज एवं फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, जो परिपक्व जो बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड से जो होता है बीज का निर्माण होता है। और द्विनिषेचन की जब क्रिया हो जाती है, उस द्विनिषेचन की क्रिया के उपरांत जो होते हैं कि पुष्प के जो भाग होते हैं वह सूख जाते हैं, सूख करके गिर जाते हैं। ये जिससे जैसे बाह्य अध्यावरण है, अंतर अध्यावरण है, ये सूख करके टेस्टा और टेगमेंट का निर्माण कर लेते हैं। बीज के चारों तरफ जो आवरण बना लेते हैं उस आवरण को टेस्टा और टेगमेंट करते हैं और उस जो होता है बीज चोल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और उससे जो होता है बीज बन जाता है। अब इसका जो एक तरह से कहा जाए परिपक्व जो बीजांड होता है, उस परिपक्व बीजांड से बीज का निर्माण होता है।
उसी तरह जब परिपक्व जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जो परिपक्व अंडाशय होता है, जो मैच्योर अंडाशय होता है, उससे फल का निर्माण होता है, और जो परिपक्व बीजांड होता है, उससे जो होता है बीज का निर्माण होता है। इसके बाद इन दोनों में जो होता है कि होता है फल और बीजों में जो होते हैं अंकुरण की मतलब क्रिया होती है। अंकुरण के बाद होता है नए पौधे बनते हैं। और फल जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल कहलाता है, दूसरा असत्य फल कहलाता है। सत्य फल वे फल कहलाते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। मतलब सत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। असत्य फल वे कहलाते हैं जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भाग से होता है। जब पुष्प के किसी भाग से होता है तो वह जो है असत्य फल कहलाता है। जैसे होता है सेब है, नारंगी है, यह संतरा है, ये सब होते असत्य फल कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है इसके कुछ टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, उस टर्म को हम आपको अगले दिन समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।